हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जाना कि किसी भी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है, वह कौन सी स्थिति होती है जब व्यक्ति को ज़्यादा अशुभ फल मिलते हैं और किस परिस्थिति में अशुभ फलों का प्रभाव कम हो जाता है। पहले भी हमने बता दिया, ऑलरेडी चर्चा हमने कर ली है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि जब राहु और केतु के प्रभाव में बाकी 7 ग्रह आ जाते हैं तब जा कर के काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और किस लग्न के ऊपर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बताया था कि यहाँ पे अगर राहु हो और वहाँ पे केतु हो तो इसका क्या प्रभाव, क्या फल मिलता है। क्या मतलब, यह तो बुध इनके मित्र राशि हैं लेकिन यह हाउस गलत है, इसलिए यहाँ पे इनको इसका शांति करना चाहिए राहु का। बाकी हमने बता दिया था कि देख लेना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि वो अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। अगर मित्र राशि में होंगे तो कम अशुभ प्रभाव देंगे और जब अपने शत्रु राशि में रहेंगे तो उनका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये जो 6 स्थिति होती है, 1 से लेकर के छठे फर्स्ट हाउस से लेकर के 6th हाउस तक, या कहें कि मेष लग्न से मेष राशि से लेकर के और यहाँ पर कन्या राशि तक, यही मतलब मुख्य रूप से इसी को काल सर्प दोष में मान्यता मिली हुई है। वैसे काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है काल सर्प दोष जो है वह 12 प्रकार के होते हैं और वह डिपेंड करता है कि राहु किस हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हमने काल सर्प दोष के प्रकार लिख दिए। अनंत काल सर्प योग होता है पहला, दूसरा है कुलिक काल सर्प योग, तीसरा है वासुकी काल सर्प योग, चौथा है शंखपाल काल सर्प योग, पांचवा है पद्म काल सर्प योग, छठा है महापद्म काल सर्प योग, सातवां है तक्षक काल सर्प योग, आठवां है कारकोटक काल सर्प योग, नौवां है शंखचूर काल सर्प योग, 10वां है घातक काल सर्प योग, 11वां है विष काल सर्प योग और 12वां है शेषनाग काल सर्प योग। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने बताया था कि 6 प्रकार के ही काल सर्प योग जो हैं, इनको अभी तक मान्यता में 6 ही माना जाता मुख्य रूप से, क्योंकि राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, तो जब ये यहाँ से घूम के यहाँ आते हैं तो ऑलरेडी केतु वहाँ पर चला जाता है। जब केतु फिर यहाँ आएगा तो राहु यहाँ आएगा, तो फिर वो उनका क्रम घूम रहा है, तो इनको इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली हुई है। फिर भी 12 तरह के जो योग, ये काल सर्प योग बताए गए हैं, वह इसी थ्योरी पे आधारित है कि अगर फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक मेष लग्न की अगर यह कुंडली है तो फर्स्ट हाउस में अगर राहु होगा तो अनंत काल सर्प योग बनेगा, सेकंड हाउस में राहु होगा तो कुलिक का बनेगा, कुलिक काल सर्प योग बनेगा, थर्ड हाउस में अगर राहु है तो वासुकी का बनेगा, फिर 4th हाउस में अगर राहु है तो शंखपाल काल सर्प योग बनेगा, 5th हाउस में। इसी तरह से आपको देखना है कि राहु किस हाउस में है और उस नंबर का काल सर्प योग इसमें कुंडली में निर्धारित होता है। अब यह प्रश्न आता है कि जो काल सर्प योग है वह हमेशा क्या बहुत बुरे प्रभाव देता है। तो इसका मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है कि आपको यह देखना है कि राहु जहाँ बैठा हुआ है वह राशि उसके मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है। दूसरी चीज़ क्या देखना होता है, जिस राशि में वह बैठा हुआ है उस राशि के राशि स्वामी, अगर मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इस राशि के राशि स्वामी कर्क राशि है, तो कर्क राशि के राशि स्वामी कौन हुए, चंद्रदेव हुए। तो हमको चंद्रदेव की स्थिति देखनी है, कुंडली में वह शुभ होकर के बैठे हुए हैं या बली होकर के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कहीं वो मतलब नीच के तो नहीं हैं या कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। तो ये चीज़ से इसके शुभ और अशुभ प्रभाव में को मतलब प्रभावित करता है। अगर जो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के राशि स्वामी अगर
कुंडली में शुभ होकर के बैठे हुए हैं तो यह उतना बुरा प्रभाव काल सर्पयोग का नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अगर उस राशि के राशि स्वामी पाप प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में काल सर्पयोग का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा अशुभ देखा गया है। उसके बाद होती है कि लग्न। अब किस लग्न की कुंडली होगी तो आपको ज़्यादा इसका अशुभ प्रभाव मिलेगा, अगर किस लग्न की कुंडली होगी तो उसका कम अशुभ प्रभाव हो। उसमें भी सेम थ्योरी लागू होता है। अब जो शत्रु पहले भी हमने बताया हुआ है कि जो देव ग्रुप का एक ग्रह अलग है और दानव ग्रुप का ग्रह अलग है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मित्र शत्रु ग्रह शत्रु और मित्र और शत्रु, जो कि देव ग्रुप के ग्रह अलग हैं और दानव ग्रुप। तो देव ग्रुप और दानव ग्रुप का मैंने कौन कौन से ग्रह है यह मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया। आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो हैं जो कि आपको कुंडली अध्ययन के लिए अगर आप पार्ट 1 से देखेंगे तो आप 100% आपको चीज़ें बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से हमने बताई है, वो आपको समझ में भी आएंगी और आप अपनी कुंडली का आसानी से विश्लेषण कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में जहाँ जो ग्रह बैठे हैं वो क्या फल दे रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है। हर चीज़ का एक एक चीज़ का हमने डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाया है। ये मेरा पार्ट 30 है। इससे पहले मैंने 29 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। तो आप एक एक वीडियो करके देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा। तो जो देव ग्रुप के ग्रह हैं और दानव ग्रुप के ग्रह हैं, अब राहु जो हैं वह दानव ग्रुप के हैं। तो जब दानव ग्रुप के लग्न में जब दानव ग्रुप के लग्न में ये काल सर्प योग बनाएंगे तो वहाँ पे इनका अशुभ प्रभाव थोड़ा कम होता है। और फिर वही देखना होता है कि लग्न की स्थिति कैसी है, लग्न का कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, 6 8 12 में तो नहीं बैठा हुआ है, या कहीं अशुभ प्रभाव में पाप ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है, कहीं पीड़ित तो नहीं है शनि से। तो ये सब चीज़ें अगर लग्न की स्थिति मजबूत होगी कुंडली में और वह अगर इनकी मित्र राशि का होगा तो उसमें काल सर्प योग का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर इनकी शत्रु ग्रुप का होगा या देव ग्रुप का होगा, देव ग्रुप के जो लग्न हैं जैसे कि मेष लग्न है तो मंगल इनके स्वामी मंगल जो है वो देव ग्रुप के हैं। उसी तरह जो कर्क लग्न है, कर्क लग्न के स्वामी चंद्रदेव होते हैं वो भी देव ग्रुप के हैं। उस प्रकार फिर वृश्चिक लग्न है उसके स्वामी मंगल देव हैं तो वो भी देव ग्रुप के हैं। धनु लग्न है तो उसके बृहस्पति स्वामी होते हैं वो भी देव ग्रुप के हैं। मीन लग्न है उसके स्वामी गुरु होते हैं वो भी देव ग्रुप के हैं। सिंह लग्न है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, ये देव ग्रुप के हैं। तो जो देव ग्रुप के जो ग्रह जिनके लग्न के स्वामी होते हैं, यानी कि मेष लग्न के स्वामी हो गए, मेष लग्न हो गया, कर्क लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, उसके बाद आपको वृश्चिक लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया और मीन लग्न हो गया। तो ये लग्न जो है इसके स्वामी जो है वह देव ग्रुप के ग्रह होते हैं, मंगल देव होते हैं या चंद्रदेव सूर्य देव होते हैं या बृहस्पति देव होते हैं। तो इस स्थिति में जो है ये राहु देव जो है वह दानव ग्रुप के हैं तो ये शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं और यहाँ पे वे ज़्यादा अशुभ प्रभाव देने में सक्षम होते हैं अगर लग्न कमजोर हो। तो अगर लग्न मजबूत है, लग्न राहु की डिग्री और लग्न की डिग्री में डिफरेंस है, लग्न की डिग्री ज़्यादा है राहु से, तो उस स्थिति में जो है वह यह काल सर्पयोग कमज़ोर हो जाता है और वह यह अपना इतना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। दोस्तों इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए, आपकी कुंडली में भी अगर इस तरह का कोई योग बन रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी कुंडली में राहु काल सर्प योग राहु और केतु बना रहे हैं और अगर वो शत्रु क्षेत्रीय हैं और अगर आपके लग्न कमज़ोर हैं तो आप राहु की शांति कर सकते हैं, लग्न को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से आप इस परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप अपना जो दोष है काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, आप अगर समझ रहे हैं, मेरा तरीका अगर समझाने का सही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा
और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।